हम 80 तक के क्वेश्चन देखे थे, आज हम 81 से देखेंगे। उपकरण के प्रकार जो आमतौर पर उन कक्षा शिक्षकों द्वारा तैयार किए जाते हैं जो किसी विशेष कक्षा को विषय पढ़ाने में लगे होते हैं कहलाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्या बोला गया है कि उपकरण यानी कि टूल्स होते हैं, ठीक है, हो सकता है TLM, ठीक है। तो वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? शिक्षकों द्वारा। और किसी लिए कोई विशेष कक्षा यानी कि हो सकता है कोई भी 6 क्लास हो, 7 क्लास हो, कोई पर्टिकुलर किसी एक कक्षा को किसी विषय पढ़ाने के लिए वो बनाए हैं। तो वो कैसा उपकरण कहलाएगा? समूह उपकरण, स्वनिर्मित उपकरण, परीक्षित उपकरण या फिर सामान्यीकृत उपकरण। तो यहाँ पर एक विशेष कक्षा को एक विषय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने निर्माण किया है उपकरण, तो उसे समूह उपकरण तो नहीं कहेंगे। बहुत लोग मिलकर तो नहीं बनाए हैं, है ना, अकेले वो बनाया है अपने कक्षा में पढ़ाने के लिए, तो वो कहा जाएगा स्वनिर्मित उपकरण। बी ऑप्शन सही है, ठीक है, सेल्फ मेड टूल। विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों के लिए महत्व निर्धारित करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक लिखित परीक्षा में मनोगत्यात्मक एवं भावात्मक क्षेत्र को नहीं माप सकते। निर्देशात्मक उद्देश्यों की सभी सारणियों को एक मानकीकृत परीक्षण में शामिल किया जाता है। सभी विषयों में समान अनुपात में ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल जैसे अलग अलग सीखने के उद्देश्य शामिल हैं। वेटेज तय करते समय हमें उस विषय या अध्याय के विशेष उद्देश्य के महत्व को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर डी ऑप्शन से ही हम देखेंगे कि वेटेज जब भी हम तय करते हैं, ठीक है, हमें उस विषय या अध्याय के विशेष उद्देश्य के महत्व को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है, आवश्यकता होता है, ठीक है। सभी विषयों में समान अनुपात में ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल जैसे अलग अलग सीखने के उद्देश्य शामिल होते हैं। तो समान अनुपात में कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि कोई एक विषय है जिसमें ज्ञानात्मक कौशल हम अधिक पा सकते हैं। हो सकता है कोई एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से बच्चा जो है कौशलात्मक उद्देश्य को ग्रहण कर सके, है ना। तो समान अनुपात में सभी विषय में नहीं होते हैं सभी सारे जो उद्देश्य, ठीक है। निर्देशात्मक उद्देश्यों की सभी सारणियों को एक मानकीकृत परीक्षण में शामिल किया जा सकता है। तो ये भी गलत है कि निर्देशात्मक उद्देश्यों की सभी सारणियों को एक ही मानकीकृत परीक्षण में शामिल कर दें, ये भी गलत है। और पूछा गया है क्वेश्चन में कि शिक्षण उद्देश्यों के लिए मतलब जो ज्ञानात्मक, भावात्मक ये सारे हैं, तो उनके महत्व निर्धारित करने के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि जब भी एक लिखित परीक्षा किया जाता है ना, एक रिटन टेस्ट होता है, तो उसके माध्यम से मनोगत्यात्मक यानी कि साइकोमोटर जो होता है और भावात्मक यानी कि अफेक्टिव जो होता है, ठीक है, तो इन क्षेत्रों को नहीं माप सकते क्योंकि वहाँ पर बच्चा जो है या तो वो रट्टा लगा कर गया होगा या फिर पढ़ के गया होगा तो वो याद करके लिख रहा होगा। तो वहाँ पर मनोगत्यात्मक क्षेत्रों को हम कैसे माप सकते हैं? उसकी गतिशीलता को हम कैसे मापेंगे? या फिर उसके मन में क्या चल रहा है उसको थोड़ी माप सकेंगे। जैसे क्वेश्चन होगा वो बच्चा उसी तरह आंसर देगा, तो उसके मन में एक्चुअली में क्या चल रहा है वो तो हम नहीं समझ पाएंगे ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है कि एक लिखित परीक्षा में मनोगत्यात्मक एवं भावात्मक क्षेत्रों को नहीं माप सकते। किसी प्रभावी उपकरण के आवश्यक गुण या मानदंड में शामिल नहीं है, यानी कि ऐसा जो टूल्स को हम उपयोग करके पढ़ाते हैं क्लास में, वो जो प्रभावी अगर उपकरण है, तो अगर एक उपकरण को हम प्रभावी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक गुण कौन सा नहीं है पूछा गया है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर लोकप्रियता। तो आपको पता होगा जैसे टेस्ट हो, जैसे टेस्ट में भी ये सारे गुण होना ज़रूरी है हम उसको एक अच्छा टेस्ट कहने के लिए।
कि उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए, वैधता होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। तो वैसे ही प्रभावी उपकरण के लिए भी उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए, वैधता होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। ठीक है। और लोकप्रियता ये ज़रूरी नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है कितने लोग उससे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं। आमतौर पर उपकरण तैयार करने में 5 प्रकार की वैधता का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये 5 प्रकार क्या क्या है आप लोग खुद ढूंढ के पढ़िए, थोड़ा अपने अंदर ना खोज विधि भी रखिए। एक होता है ना, कहा जाता है कि एक बच्चा जितना ढूंढता है ना चीज़ों को, वो उतना ही ज़्यादा उसके बारे में और गहराई से जान पाता है। तो आपके लिए भी वो ज़रूरी है कि आप भी कुछ ढूंढें। ठीक है। मैं ही सब कुछ लाके आपको दे दूं ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि मेरी आंखों से कुछ छूट जाए जो कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तब क्या बोलोगे कि मैम ये नहीं पढ़ाई थी, है ना। तो कुछ तो खुद से ढूंढो, कुछ तो दूसरों से अलग हटकर चलो, है ना। तो ये 5 प्रकार के वैधता क्या क्या है खुद एक बार ढूंढ के देखिए, पढ़िए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उपकरण तैयार करने में 5 प्रकार की वैधता का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें से वो कौन सा नहीं है, किस प्रकार का वैधता को नहीं उपयोग किया जाता है। उत्पादक वैधता, निर्माण वैधता, सामग्री वैधता या फिर चेहरा वैधता। उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है। उत्पादक वैधता जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, निर्माण वैधता होता है, सामग्री वैधता होता है, चेहरा वैधता भी होता है, फेस वैलिडिटी जिसे कहते हैं। विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बाह्य कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसे भी आप लोग पढ़िएगा ढूंढ के कि विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। एक तो आपको पता होगा आंतरिक कारक होते हैं, बाह्य कारक होते हैं। आंतरिक कारकों में क्या क्या होते हैं और बाह्य कारकों में क्या क्या होते हैं, इन्हें आपको ढूंढ के पढ़ना है। अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। परीक्षण में जितनी अधिक संख्या में प्रश्न होंगे उसकी विश्वसनीयता उतनी ही अधिक होगी, और इसके विपरीत यानी कि वाइस वर्सा जिसे कहते हैं। जब परीक्षण किए जा रहे विद्यार्थियों के समूह की क्षमता एक समान होती है तो परीक्षण अंकों की विश्वसनीयता कम होने की संभावना होती है, और वाइस वर्सा। ठीक है। परीक्षण में अनुमान लगाने से त्रुटि भिन्नताएं बढ़ जाती हैं और इस तरह विश्वसनीयता कम हो जाती है। क्षणिक उतार चढ़ाव परीक्षण स्कोर की विश्वसनीयता को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये ऑप्शन थे। क्वेश्चन था विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बाह्य कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा है कि बाह्य कारकों में शामिल नहीं है, मतलब वो क्या होगा, आंतरिक कारक होगा, है ना। तो उत्तर यहाँ पर है ए ऑप्शन। ठीक है। कि परीक्षण में जितनी अधिक संख्या में प्रश्न होंगे उसकी विश्वसनीयता उतनी ही अधिक होगी, और इसके विपरीत यानी कि वाइस वर्सा। तो ये जो है बाह्य कारकों में शामिल नहीं है। नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? यह किस प्रकार का प्रश्न है? रिक्त स्थान की पूर्ति, मिलान प्रश्न, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, या फिर सरल स्मृति वाला प्रश्न। ठीक है। सरल स्मृति क्या होता है, सिंपल रिकॉल जो होता है। तो उत्तर यहाँ पर है डी ऑप्शन यानी कि सरल स्मृति। ठीक है। सिंपली हमें रिकॉल करके बताना है कि नवीन पटनायक जो है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हो गया सरल स्मृति वाला प्रश्न। किस प्रकार के प्रश्न में उत्तर को पहचानना नहीं पड़ता है, रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ता है? रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य असत्य, मिलान, या फिर बहुविकल्पीय। तो यहाँ पर देखिए सत्य असत्य में क्या होता है, एक दो ऑप्शन आपके सामने होते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो दोनों में से आपको चुनना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, ये होगा कि वो होगा। ठीक है। मिलान में भी होगा, इस तरफ 4 होंगे, उस तरफ 4-5 होंगे, तो आपको पहचानना पड़ेगा इसके साथ ए के साथ कौन सा होगा, बी के साथ कौन सा हो सकता है, पहचानना पड़ता है। ठीक है। बहुविकल्पीय में आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आपको पहचानना पड़ता है कि ये ऑप्शन होगा कि वो ऑप्शन होगा। लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति में वो एकदम ब्लैंक होता है, वहाँ पर ऑप्शन नहीं होते हैं, तो आप पहचानेंगे कैसे? आप सिंपली उसको याद करते हैं। ठीक है। तो पूछा गया है कि किस प्रकार के प्रश्न में उत्तर को पहचानना नहीं पड़ता है, और उत्तर यहाँ पर है रिक्त स्थान की पूर्ति।
नील नक्शे में यानी कि ब्लूप्रिंट में क्या नहीं होता है? सामग्री के सापेक्ष महत्व, कठिनाई स्तर के सापेक्ष भार, जो वेटेज कहते हैं वही, ठीक है। प्रश्नों के प्रकार के सापेक्ष भार, निर्देशात्मक उद्देश्यों के सापेक्ष भार। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो ये कठिनाई स्तर का सापेक्ष भार है ना, आप देखिए, आप सबके लिए टेबल बनाते हैं, प्रश्नों के प्रकार के लिए भी, कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन कितने हैं, कि निबंधात्मक कितने हैं, लघु उत्तरीय कितने हैं, वस्तुनिष्ठ कितने हैं, ठीक है। और निर्देशात्मक उद्देश्य भी होता है, ठीक है। और सामग्री यानी कि जो कंटेंट होता है उसके लिए भी लिखते हैं, जैसे हिंदी में होता है गद्य पद्य व्याकरण, तो कौन से जो किस प्रकरण से कितना क्वेश्चन आने वाले हैं ये सारा लिखा होता है। कठिनाई स्तर जो होता है कि जो प्रश्न है, ठीक है, सरल है, कठिन है, अधिक सरल है, सामान्य स्तर का है, इसके लिए आप टेबल बनाते हैं, लेकिन उसको आप नील नक्शे में नहीं उतार लेते हैं। तो ये होगा उत्तर बी ऑप्शन की कठिनाई स्तर का सापेक्ष भार जो है नील नक्शे में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मानकीकृत परीक्षण की विशेषता है? मानकीकृत यानी कि क्या है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है। ये व्यावसायिक रूप से तैयार होते हैं, उनका समान प्रक्रिया नहीं होता है, आवश्यकता के आधार पर उनका स्कोर किया जाता है, इनका प्रयोग केवल छोटे समूह पर ही किया जाता है। तो देखिए, जो मानकीकृत परीक्षण होता है इनका समान प्रक्रिया होता है, ठीक है। पहले मतलब जैसे कि उद्देश्य निर्धारण करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन होना चाहिए, किस लेवल के होना चाहिए, तो ये सारे एक प्रक्रिया में ही होता है। आवश्यकता के आधार पर उनका स्कोर किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें जब ज़रूरत पड़े तभी वो लोग जो है स्कोर करें, वो वरना नहीं करें, ऐसा नहीं है। और इनका प्रयोग जो है केवल छोटे समूह पर ही किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। जैसे कि मतलब बड़े ग्रुप अगर होंगे तब भी किया जा सकता है मानकीकृत परीक्षण। बस वो जो क्वेश्चन होते हैं वो टीचर के द्वारा नहीं बनाए गए होते हैं, वो विशेषज्ञों के द्वारा बनाए गए होते हैं, तो वो बड़े ग्रुप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसकी जो विशेषता है वो क्या है कि वे व्यावसायिक रूप से तैयार होते हैं, ठीक है, कॉमर्शियली जिसे कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ। विद्यालय आधारित मूल्यांकन यानी कि जो स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन होता है, उसमें निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? सीखने में सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें, यानी कि जो होता है फीडबैक जो होता है, ठीक है। उसके बाद कम स्वायत्तता और शिक्षार्थियों पर ध्यान कम केंद्रित करना, तो ये तो हमेशा गलत है कि आप शिक्षार्थियों पर कम केंद्रित करें, वो भी स्कूल में। परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण, ऐसा भी नहीं होता है कि परीक्षा को आप सामने रखकर जो है बच्चों को पढ़ाएं। उद्देश्य क्या होता है पढ़ाने का कि बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास है ना, तो परीक्षा को केंद्र में नहीं रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षार्थियों को बार बार पढ़ाएं और परीक्षण करें, ऐसा भी नहीं है कि आप उनको बार बार पढ़ाते रहें और बार बार टेस्ट लेते रहें, ऐसा भी स्कूल में नहीं होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है उसमें किसको महत्व दिया जाता है? दिया जाना चाहिए सीखने में सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि है? एक छात्र शिक्षक के निर्देशों का पालन करता है। अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चा है वो शिक्षक के जो भी निर्देश हैं उसी को वो पालन करता है, तो ये तो शिक्षक केंद्रित हो गया है ना। और उसके बाद एक छात्र अभिनय करता है, तो यहाँ पर ये सही उत्तर होगा कि शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि है, क्योंकि वहाँ पर छात्र जो है खुद एक काम कर रहा है। एक छात्र श्यामपट्ट पर लिखे नोट्स को कॉपी करता है, तो ये भी शिक्षक केंद्रित हो गया कि शिक्षक जो लिख दिए हैं उसी को कॉपी करना है, नकल करना है। एक छात्र व्याख्या सुनता है, ये भी यहाँ पर नीरस होकर बैठा है, ठीक है, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। तो उत्तर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन की एक छात्र अभिनय करता है, ये जो है शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि है। कोई भी चीज़ जो छात्रों को काम करने में और जो काम वे कर रहे हैं उसके बारे में सोचने में, ठीक है, यानी कि एक तो छात्र जो है काम करेगा और जो काम करेगा उसके बारे में सोचेगा, इसके लिए मतलब इन दोनों को शामिल कौन करती है? सक्रिय अधिगम, सक्रिय शिक्षण, सक्रिय श्रवण या फिर सक्रिय कक्षा। उत्तर है यहाँ पर ए ऑप्शन सक्रिय अधिगम। तो जो एक्टिव लर्निंग होता है, ठीक है, एक्टिव लर्निंग में होता क्या है कि बच्चा क्या काम करेगा और जो काम करेगा उसके बारे में क्या सोचना है, ठीक है, ये सब भी उसमें शामिल होते हैं।
स्कूलों में समावेशन पर अनिवार्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? समावेशन यानी कि इंक्लूजन जिसे कहते हैं, तो किस पर ध्यान केंद्रित करना है? स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े अभिभावकों की ज़रूरतों को पूरा करना। भैया स्कूल है, वहाँ पर छात्र पढ़ते हैं, अभिभावक को क्या कमी है, उनकी क्या ज़रूरत है, इसका क्या काम स्कूल में, तो ये नहीं होगा। संपूर्ण कक्षा के अनुरूप विकलांग शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये सही होगा। ठीक है, कि संपूर्ण कक्षा के अनुसार जो है, मतलब जिस तरीके से है आपकी जो कक्षा है, जो विकलांग शिक्षार्थी वहाँ पर होंगे, जो दिव्यांग शिक्षार्थी वहाँ पर होंगे, उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए आपको जो भी आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है उनको सुविधा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही होगा। केवल विकलांग शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना, तो ये गलत है, क्योंकि देखिए समावेशी जो शिक्षा है, जो समावेशन है, यहाँ पर ना तो केवल सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, ना तो केवल दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं। सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, वो भी एक ही क्लासरूम में, एक ही शिक्षक होगा, एक ही पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, तो ऐसी कक्षा में आप केवल विकलांग शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे और बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना? तो ये गलत है। वीआईपी वर्ग में शिक्षार्थियों के लिए विशेष प्रावधान करना, ये गलत है। जो भी समावेशी शिक्षा होता है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आप बांट दो कि ये लोग वीआईपी वाले हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना जो है आता है, और आप लोग दिव्यांग हैं तो आप लोग अलग से बैठेंगे, आपको दिखाई नहीं देता तो आप लोग अलग से बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये गलत है कि उनके लिए विशेष प्रावधान करना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि स्कूलों में समावेशन पर अनिवार्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसका उत्तर होगा कि संपूर्ण कक्षा के अनुरूप विकलांग शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। छात्रों से यह पता लगाने के लिए कहा जाता है कि वे एक सप्ताह में किस प्रकार का भोजन खाते हैं। ठीक है, और उसे कैलोरी और पोषक मूल्य के संदर्भ में सारणीबद्ध करने के लिए कहा जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? परियोजना का, या गृह कार्य का, या फिर कार्यपत्रक का, या फिर गतिविधि पत्रक का? तो यहाँ पर उत्तर है ए ऑप्शन। ठीक है, परियोजना, प्रोजेक्ट वर्क, ये हो सकता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का हिस्सा नहीं बनता है? जातिगत भेदभाव, सहपाठी शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण, या फिर विविध प्रकार के शिक्षार्थी? तो जो समावेशी शिक्षा होता है, वहाँ पर विविध प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं, और वहाँ पर सहयोगात्मक जो शिक्षण होता है, इसको बढ़ावा दिया जाता है, और वहाँ पर सहपाठी शिक्षण भी होता है कि एक बच्चा अगर समझ नहीं पाता है तो उसे जो है उसका दोस्त जो है समझा दे। ठीक है, ये भी होता है। जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है, तो ये समावेशी कक्षा का हिस्सा नहीं है, ए ऑप्शन। जब एक कक्षा के छात्र अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो हम किस पर ध्यान देते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता, या फिर आर्थिक भिन्नता, या फिर लैंगिक भिन्नता, या फिर भाषाई भिन्नता? तो यहाँ पर उत्तर होगा डी ऑप्शन, भाषाई भिन्नता, क्योंकि भाषाओं पर हम ध्यान दे रहे हैं तो भाषाई भिन्नता है। ठीक है, अलग अलग भाषाएं, तो भाषाई भिन्नता। किसी चीज़ की गुणवत्ता, प्रदर्शन या विश्वसनीयता स्थापित करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रक्रिया, विशेष रूप से इसे व्यापक उपयोग में लाने से पहले क्या कहलाती है? गवेषणा, परीक्षण, साक्षात्कार, मूल्यांकन? इसका उत्तर है बी ऑप्शन, परीक्षण। ठीक है, टेस्ट जो है, तो किसी चीज़ की गुणवत्ता, प्रदर्शन या विश्वसनीयता स्थापित करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रक्रिया, इसे व्यापक उपयोग में लाने से पहले क्या कहलाती है? परीक्षण कहलाती है। एक अच्छा छात्र शिक्षक संबंध और एक सकारात्मक कक्षा वातावरण स्पष्ट रूप से किस लिए महत्वपूर्ण है? छात्र की प्रेरणा, बौद्धिक अवरोध, कड़ी मेहनत का अवरोध, हिंसा वृद्धि? तो देखिए यहाँ पर छात्र और शिक्षक का जो संबंध है वो अच्छा है, पॉजिटिव है, और कक्षा का जो वातावरण है वो भी पॉजिटिव है। तो ये किस लिए महत्वपूर्ण होगा? ये छात्र की प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण होगा, ए ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन विविधता को उचित रूप से परिभाषित करता है? यह लोगों के बीच असमानता को बढ़ावा देता है। यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देता है। यह लोगों के बीच मतभेदों को पहचानता है और स्वीकार करता है। यह लोगों के बीच असहिष्णुता को बढ़ावा देता है। तो किसके बारे में पूछा गया है कि विविधता को उचित रूप से परिभाषित करता है? जैसे कि देखिए, समावेशी कक्षा में होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, तो विविधता होती है, तो उसकी परिभाषा यहाँ पर से कौन सा सबसे अच्छा है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए कि यह लोगों के बीच मतभेदों को पहचानता है। ठीक है, हम पहचानते हैं कि कौन जो है डिसलेक्सिया से कौन ग्रसित है, कौन डिस्ग्राफिया से ग्रसित है ना, और स्वीकार भी करना पड़ता है। तो ये है विविधता को उचित रूप से परिभाषित करने वाली परिभाषा, सी ऑप्शन। एक परीक्षा में एक छात्र हिंदी में 95% अंक प्राप्त करता है, लेकिन अगली बार 50% और तीसरी बार 90% अंक प्राप्त करता है। यह इंगित करता है कि परीक्षण में, यानी कि वो हर एक बार क्या करता है, अलग अलग अंक वो रखता है। तो ये किसके तरफ इंगित कर रहा है? लोकप्रियता का अभाव है, विश्वसनीयता का अभाव है, आत्मनिरीक्षण का अभाव है, या फिर सामर्थ्य का अभाव है? तो यहाँ पर उत्तर होगा बी ऑप्शन की विश्वसनीयता का अभाव है। ठीक है, एक जैसा मार्क नहीं वो रख पाता है हर एक बार, तो उत्तर होगा बी ऑप्शन की विश्वसनीयता का अभाव है। और यहाँ पर ना आप गलती से भी नहीं कह सकते ना कि आत्मनिरीक्षण का अभाव है, यानी कि वो खुद को निरीक्षण जो है नहीं कर पाता है ठीक से, या फिर उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। गलती से भी नहीं कहेंगे और गलती से भी इस ऑप्शन को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि जो पेडागोजी है ना, इसमें आपको हमेशा क्या करना है कि बच्चे को केंद्र में रखना है। कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आपको बच्चे को केंद्र में रखकर उत्तर सोचना पड़ेगा। अगर गलती होगी ना तो टीचर की गलती होगी, अगर गलती होगी ना व्यवस्था की गलती होगी, सिस्टम की गलती होगी, लेकिन बच्चे के लिए कभी भी गलत जो है ऑप्शन नहीं चुनेगा। ठीक है, वरना पेडागोजी में जो है मार्क कट जाएंगे। निम्नलिखित परिभाषा सीखना आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। इसमें चीज़ों को करने के नए तरीके शामिल हैं और यह किसी व्यक्ति की बाधाओं को दूर करने या नई परिस्थितियों में समायोजित करने के प्रयास में काम करता है। तो ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दिया गया है? अधिगम की परिभाषा है। गेट्स, स्किनर, क्रो एवं क्रो, हेनरी। तो यहाँ पर आपको 3 वर्ड याद रखना है, आदत, ज्ञान, दृष्टिकोण। ठीक है, और उत्तर होगा क्रो एवं क्रो। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर का उपयोग को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, नियंत्रित आत्मसाती अधिगम, साधारण स्थान शिक्षण, प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण। तो यहाँ पर उत्तर होगा ए ऑप्शन, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या फिर तकनीक रचनात्मक मूल्यांकन के लिए नहीं है? कक्षा में गतिविधियों के दौरान अवलोकन, सामग्री और क्षमताओं पर पूर्व परीक्षण, परीक्षा और कक्षा चर्चाओं की समीक्षा के रूप में गृह कार्य का अभ्यास, प्रश्न और उत्तर सत्र औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के रूप में। तो यहाँ पर देखिए कि ए ऑप्शन देखिए कि कक्षा में गतिविधियों के दौरान अगर अवलोकन किया जा रहा है तो वो भी रचनात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, क्योंकि गतिविधियों के दौरान हो रहा है। परीक्षा और कक्षा चर्चाओं की समीक्षा के रूप में गृह कार्य का अभ्यास अगर किया जा रहा है तो वो भी एक तरफ से अगर रिव्यू करते हैं तो फीडबैक भी मिलेगा, तो ये भी रचनात्मक हो गया। प्रश्न और उत्तर सत्र अगर चल रहा है तो वो भी एक तरफ से फॉर्मेटिव भी होता है। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर होगा कि कौन सा उपकरण या फिर तकनीक जो है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए नहीं है। उत्तर होगा बी ऑप्शन की सामग्री और क्षमताओं पर पूर्व परीक्षण, ये नहीं होता है रचनात्मक मूल्यांकन। किसके प्रदर्शन के लिए ज्ञान का उपयोग करने पर सबसे प्रभावी अधिगम होता है? अर्थहीन कार्य, अर्थपूर्ण कार्य, चापलूसी कार्य, न्यूनतम कार्य, यानी कि कम से कम कार्य। ठीक है, मिनिमम कार्य। तो प्रभावी अधिगम कब होता है? हम कैसा काम करें, किस काम में अपना ज्ञान उपयोग करें तो प्रभावी अधिगम होगा। उत्तर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगर अर्थपूर्ण कार्य है
उसको करने के लिए हम अपना जो है ज्ञान उपयोग करते हैं तो प्रभावी अधिगम हो सकेगा। शिक्षार्थी केंद्रित विधि में क्या होता है? शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में अधिक कार्य करते हैं। शिक्षार्थी जो है स्वतंत्र शिक्षार्थी बन जाते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट बने हुए होते हैं। शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं। तो ये तीनों ही होंगे। उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सब कक्षा में उपयोग किए जाने वाले टीएलएम और दृश्य श्रव्य सहायक उपकरण है? तो ऐसा इनमें से कौन सा है जो कि ना तो टीएलएम है ना तो दृश्य श्रव्य सहायक उपकरण है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, कौन सा? वीडियो, पावर पॉइंट स्लाइड, या फिर मॉडल, या फिर श्रुत लेखन। तो टीएलएम इनमें से कौन सा नहीं है? श्रुत लेखन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कक्षा सहकर्मी स्वीकृति को बढ़ावा देता है? बाह्य कक्षा, ठीक है, या फिर विशिष्ट कक्षा, या फिर समावेशी कक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सहकर्मी स्वीकृति यानी जिसमें एक बच्चे को उसका दोस्त भी जो है मतलब सहयोग कर सके, उसका जो मतलब कमियां हैं उसे एक्सेप्ट कर सके। कौन सी कक्षा में ये सब होता है? उत्तर सी ऑप्शन होगा, समावेशी कक्षा। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में किसी गतिविधि में शामिल होने की इच्छा किसका उदाहरण है? व्यावहारिक प्रेरणा, स्व प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, या फिर आंतरिक प्रेरणा। तो देखिए कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो इसलिए नहीं कि उसे करने का मन है वो कर रहा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य है। ठीक है, जैसे कि सपोज अब हिंदी पढ़ने की अगर बात, किसी का मन होगा कि हाँ मुझे हिंदी प्यारा लगता है, मुझे हिंदी से प्यार है, इसीलिए मैं हिंदी पढ़ती हूँ, तो वो आंतरिक प्रेरणा है। लेकिन हिंदी पढ़ने से मुझे नौकरी मिलेगी, फिर नौकरी मिल जाएगी तो ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है? मन नहीं है, सामने क्या है? पैसे हैं। ठीक है, तो वो लक्ष्य है सामने, तो ये बाह्य प्रेरणा है। तो यही पूछा गया है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में किसी गतिविधि में अगर शामिल होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य प्रेरणा। ठीक है, कार्ल रोजर्स किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, नए युग का मनोविज्ञान, सीखने का मानवतावादी दृष्टिकोण, या फिर व्यक्ति के एक भाग का विकास। तो ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? उत्तर होगा सी ऑप्शन, सीखने का मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट का उद्देश्य नहीं है? छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने और अभ्यास करने का अवसर प्रदान करना, तो ये तो होता है असाइनमेंट का उद्देश्य। पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक उपाय प्रदान करना, तो ये भी होता है, रिमेडियल टीचिंग का काम भी करता है। विद्यार्थियों में नियमित रूप से पढ़ने की आदत विकसित करना, ये भी उसका उद्देश्य होता है। छात्रों को खाली समय का आनंद लेने का अवसर प्रदान करना, ये असाइनमेंट का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, इसलिए असाइनमेंट नहीं दिए जाते हैं कि जो बच्चे अगर खाली समय में बैठे होंगे तो उन्हें जो है मनोरंजन प्रदान करेगा ये असाइनमेंट। ठीक है, तो ये गलत है। और वैसे भी असाइनमेंट जो लिखने के लिए दिए गए होते हैं ना, वो कभी आनंद प्रदान करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो आप पता होगा आपको भी। तो यहाँ पर उत्तर क्या हुआ कि डी ऑप्शन जो है कि छात्रों को खाली समय का आनंद लेने का अवसर प्रदान करना, ये जो है असाइनमेंट का उद्देश्य नहीं है। डी ऑप्शन। ठीक है, शिक्षा की मॉन्टेसोरियन प्रणाली कई विधियों के अलावा गतिविधियों का एक सेट अपनाती है जिसमें बच्चे खुद को संलग्न कर सकते हैं, यानी कि खुद भी काम कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? शिक्षक केंद्रित, या उद्देश्य केंद्रित, या गतिविधि केंद्रित, या फिर छात्र केंद्रित? तो क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है खुद को संलग्न करते हैं तो ये क्या होगा? छात्र केंद्रित होगा। डी ऑप्शन। सीखना तभी होता है जब सीखने वाला सीखने के लिए तैयार होता है, इसे कौन सा नियम कहेंगे या फिर कौन सा सिद्धांत कहेंगे? पुनः निर्माण का सिद्धांत, या फिर तत्परता का नियम, प्रतिफलन का नियम, या फिर पुनर्बलन का नियम? तो सीखने के लिए तैयार होना, रेडी होना, ये क्या होगा? तत्परता का नियम। बी ऑप्शन।
सीखना अर्थ की खोज है, ठीक है, यानी कि अर्थ की खोज करना अधिगम है। ये निम्नलिखित में से किस दर्शन का विश्वास है? रचनावाद, समाजवाद, मानववाद या फिर संघवाद? उत्तर होगा ए ऑप्शन, रचनावाद का विश्वास है कि सीखना क्या है? अर्थ की खोज है। जिन शिक्षार्थियों को पढ़ने और लिखने में रुचि होती है वे किसके माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं? रूपरेखा, स्पर्श, चित्र या फिर शब्द? उत्तर है डी ऑप्शन, शब्द। तो बच्चे को पढ़ना अच्छा लगता है तो वो पढ़ता क्या है? शब्दों को पढ़ता है। उसे लिखना अच्छा लगता है, वो लिखता क्या है? शब्दों को लिखता है। तो वो किसके माध्यम से सबसे अच्छा सीखता है? शब्दों के माध्यम से। समावेशी शिक्षा किस विचारधारा पर आधारित है? बच्चे के अनुरूप व्यवस्था बदलना, व्यवस्था के अनुरूप बच्चे को ढालना। ऐसा नहीं करेंगे कि स्कूल जैसा है उसी के अनुसार बच्चे को बदल देंगे, ठीक है, बच्चे की जो रुचि अभिवृत्ति होगी उसी को बदल डालेंगे, ऐसा नहीं करना है पेडागोजी में। और अभिभावक के अनुरूप व्यवस्था बदलना, अभिभावक का तो काम ही नहीं है स्कूल में, ठीक है ना। अगर वो कंप्लेन करेगा तो भी सुनना नहीं है, ना तो उसको टीचर के तरफ से कंप्लेन जाना है, ये पेडागोजी में होता है। व्यवस्था के अनुरूप अभिभावक को ढालना, तो अभिभावक का काम नहीं है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा किस विचारधारा पर आधारित होता है? कि बच्चे के अनुरूप व्यवस्था को बदल डालना, ठीक है, ए ऑप्शन सही है कि बच्चे की जो आवश्यकताएं होती हैं, बच्चे की जो कमियां होती हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है उनके अनुसार आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। ये होता है पेडागोजी में सही आंसर। तो समावेशी शिक्षा किस विचारधारा पर आधारित है? कि बच्चे के अनुरूप व्यवस्था को बदल डालो। एक मनोवैज्ञानिक यह जांचने के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित करता है कि क्या बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही है। ये किसका उदाहरण है? निर्देशात्मक आकलन, विकासात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या फिर उत्पादक आकलन? तो उत्तर है यहाँ पर सी ऑप्शन, निदानात्मक आकलन, ठीक है। तो देखिए, जो परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक वो आयोजित करता है क्योंकि कठिनाइयों को जानने के लिए, तो कठिनाई की बात आए तो क्या होगा? निदान होगा, निदानात्मक आकलन। निम्न में से कौन सा अवलोकन का उपकरण नहीं है? उपलब्धि परीक्षण, जांच सूची, क्रम निर्धारण मान या फिर उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड? ठीक है, तो उत्तर है यहाँ पर ए ऑप्शन की उपलब्धि परीक्षण जो है ये अवलोकन का उपकरण नहीं है। और यहाँ पर क्रम निर्धारण मान जो है ये रेटिंग स्केल है। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। जांच सूची जो है चेकलिस्ट होता है। ये सारे अवलोकन के उपकरण होते हैं। स्वमूल्यांकन एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? आत्मोन्नति की, स्वमूल्यांकन की, स्वयं सत्यापन की या यह सभी? उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, यह सभी। ठीक है, आत्मोन्नति क्या है? सेल्फ एनहांसमेंट। उसके बाद स्वमूल्यांकन क्या है? सेल्फ इवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद स्वयं सत्यापन क्या है? सेल्फ वेरिफिकेशन। सहयोगात्मक अधिगम का तात्पर्य क्या है? विभिन्न स्कूलों के छात्र ई लर्निंग पर एक साथ काम करते हैं, तो ये भी सहयोगी है। छात्रों का एक समूह एक साथ चर्चा कर रहे हैं, ये भी सहयोगी है। छात्रों का एक समूह एक साथ काम करते हैं, ये भी सहयोगी है। तो यह सभी होगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम। एक रचनावादी कक्षा में छात्र शिक्षक द्वारा उन्हें प्रस्तुत किए गए सिद्धांत और सामान्यीकरण को सत्यापित करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो शिक्षक ने शिक्षण की कौन सी पद्धति अपनाई है? अनुमानी पद्धति, निगमन पद्धति, परियोजना पद्धति या फिर समस्या समाधान पद्धति? उत्तर क्या लिखा है कि बी ऑप्शन, निगमन पद्धति। ठीक है, तो पहले यहाँ पर सिद्धांत बता दिए गए हैं, तो क्या होगा? ये निगमन पद्धति। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। क्यों कर सकता है? समय समय पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करें और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने के लिए और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति चुनने के लिए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने के लिए और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए, उचित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। उत्तर है यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, कि शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन ये दोनों का उपयोग क्यों कर सकता है?
कि बच्चे की वो प्रगति को जान सके, उपलब्धि स्तर को जान सके। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की मौखिक प्रस्तुति के लिए विश्लेषणात्मक रूब्रिक का उपयोग करना क्यों चुन सकता है, जो एनालिटिक रूब्रिक होता है। प्रस्तुतिकरण को शीघ्रता से ग्रेड देने के लिए, छात्रों को विशिष्ट प्रतिक्रिया देने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे रूब्रिक का उपयोग करना चाहता है जिसे शीघ्रता से बनाया जा सके इसीलिए, या फिर वो संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना चाहता है इसीलिए। तो उत्तर है यहाँ पर बी ऑप्शन, कि जो शिक्षक हैं वो विश्लेषणात्मक रूब्रिक का उपयोग क्यों करते हैं, छात्रों को विशिष्ट प्रतिक्रिया देने के लिए। देखिए, सिंगल स्कोर की अगर बात पूछे तो समग्र रूब्रिक, लिमिटेड फीडबैक की बात कहे तो भी समग्र रूब्रिक, होलिस्टिक रूब्रिक, ठीक है। योगात्मक स्कोर की बात आए तो होलिस्टिक रूब्रिक, लेकिन स्पेसिफिक फीडबैक की बात आए तो क्या होगा, एनालिटिक रूब्रिक। डिटेल्ड में जिसमें फीडबैक होता है, ठीक है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि। निम्नलिखित में से रूब्रिक्स का कौन सा लाभ है। मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में रूब्रिक्स का उपयोग स्व मूल्यांकन उपकरण या बाह्य मूल्यांकन उपकरण दोनों के रूप में किया जा सकता है। मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में रूब्रिक्स शिक्षक के मूल्यांकन में सहायक होता है। यहाँ पर रूब्रिक्स जो है छात्र का मूल्यांकन करता है, शिक्षक का नहीं, तो बी ऑप्शन गलत होगा। मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में रूब्रिक्स जो है माता पिता के मूल्यांकन के लिए सहायक होता है, तो ये भी गलत है कि माता पिता का मूल्यांकन जो है स्कूल में क्यों ही किया जाए। तो रूब्रिक्स का लाभ क्या है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा कि मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में रूब्रिक्स का जो उपयोग क्या होता है कि स्व मूल्यांकन हो सकता है, छात्र खुद से कर सकता है, ठीक है, या फिर बाह्य मूल्यांकन कोई और भी जो है छात्र का मूल्यांकन कर सकता है, तो ये ऑप्शन सही है। एक व्यापक शब्द जो अभ्यास के विशिष्ट हस्तक्षेप का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी विधियों को संदर्भित करता है, उसे क्या कहते हैं। आकलन कहते हैं, परीक्षण कहते हैं, मापन कहते हैं, या फिर मूल्यांकन कहते हैं। तो उत्तर होगा डी ऑप्शन, मूल्यांकन, ठीक है। तो वो व्यापक शब्द मूल्यांकन कहलाता है जो कि अभ्यास के विशिष्ट हस्तक्षेप का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी विधियों को संदर्भित करता है। शिक्षण के सिद्धांतों की सामग्री में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। सरल से जटिल ये तो होता है, ज्ञात से अज्ञात ये भी सिद्धांत होता है, प्रयोग से चुनौती ये नहीं होता है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मूर्त से अमूर्त भी होता है। श्रुतलेख परीक्षण में छात्रों को एक दूसरे की बर्तने की सटीकता की जांच करने के लिए जोड़ा जाता है, तो इसे किस प्रकार का आकलन कहेंगे। आवधिक कहेंगे, रचनात्मक कहेंगे, सम्मिलित कहेंगे, या सहपाठी आकलन कहेंगे। तो यहाँ पर छात्र जो हैं एक दूसरे के कॉपी चेक कर रहे हैं, यानी कि एक लड़के का कॉपी जो है उसका दोस्त चेक करता है, तो इसे क्या कहेंगे, सहपाठी आकलन कहेंगे। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा की विचारधारा के अनुरूप नहीं है। सहनशीलता ये होता है, विविधता ये भी होती है, समानुभूति एम्पैथी जो है ये भी होता है, विभेदन नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग नहीं किया जाता है बच्चों को, तो डी ऑप्शन सही होगा। शिक्षक के पक्षपाती होने की संभावना किसमें सबसे अधिक होती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर में, या फिर निबंधात्मक उत्तर में, या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में, या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्न में। तो उत्तर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, निबंधात्मक उत्तर में, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक के पक्षपाती होने की संभावना बहुत होता है, मतलब कोई छात्र अगर शिक्षक को अच्छा लगता है तो उसी को ज़्यादा मार्क्स दे दें, क्योंकि निबंधात्मक उत्तर जो होते हैं वहाँ पर तो पर्टिकुलर नहीं होता है ना कि यही लिखना है, बच्चा अपने कल्पना के अनुसार, अपने विचार के अनुसार कुछ भी भर सकता है। तो यहीं पर क्या होता है, शिक्षक जो है पक्षपाती हो जाते हैं, होने की संभावना बहुत अधिक होती है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी छात्र के अधिगम को मापने के लिए बनाए गए परीक्षण हैं। उपलब्धि परीक्षण, या अभिवृत्ति परीक्षण, या बुद्धि परीक्षण, या फिर परियोजना आधारित परीक्षण। तो ये है उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे की जो उपलब्धि क्या है, कितनी है, इसी को मापने के लिए वो परीक्षण बनाया जाता है, तो ये कहलाएगा उपलब्धि परीक्षण।